हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड रहने वाला है आपका बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी पर। ये जो वीडियो सीरीज रहने वाली है आपकी सेमेस्टर 3 और 4 पे रहने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकारों की समझ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब एंड अदर किसी यूनिवर्सिटी से और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मानसिक विकारों की समझ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका सिलेबस कितना है, इस सब्जेक्ट के अंदर कितनी यूनिट्स रहने वाली है और आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो अगर हम इस सब्जेक्ट की यूनिट्स की बात करें तो टोटल इसमें आपको 3 यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है, 3 यूनिट के अंदर जो आपकी है फर्स्ट यूनिट के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो आपका मानसिक विकार जो होते हैं उनका निदान हम किस तरीके से कर सकते हैं और उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम जानेंगे जो आपके मानसिक विकार होते हैं यानी आपके जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके पीछे के क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होते हैं, उनके कौन कौन से कारक होते हैं और मानसिक विकारों का जो नैदानिक मूल्यांकन होता है यानी कि हम उसको किस तरीके से, आप कह सकते हैं कि किस तरीके से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं मानसिक विकारों का, ये भी जानेंगे यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद फिर हम इसी तरीके से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। तो आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो है आपका यूनिट नंबर 1 पे बेस्ड, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपके जो मानसिक विकार हैं वो क्या होते हैं, उनका निदान किस तरीके से हम कर सकते हैं, वर्गीकरण उसका किस तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इसके इंट्रो की यानी परिचय की, तो अगर मानसिक विकार जो आपके होते हैं ना, उनको समझने के लिए, जो आपके मानसिक विकार होते हैं उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जानना होता है कि जो भी बिहेवियर है यानी आपका जो भी मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे पहले उसके इलाज के लिए, ठीक है, आपको ये समझना होता है कि आखिर वो व्यवहार जो है आपका वो सामान्य है, नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो मानसिक विकारों को समझने से पहले, उनका निदान करने से पहले, निदान इन द सेंस कि इलाज करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें निदान की, तो निदान का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति में अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है यानी मानसिक विकार है, तो हमें क्या करना है, मानसिक विकार की पहचान करनी है कि उस व्यक्ति के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। निदान का मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार है या नहीं है, हम उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे यानी इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। मानसिक विकारों को फिर हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, समूहों में, श्रेणियों में हम उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे पहचानने के बाद। फिर क्या आता है आपका सही निदान और वर्गीकरण से ही आपका जो रोग का इलाज है वो हो पाता है आसान तरीके से। फिर उस पर हम रिसर्च भी कर सकते हैं, शोध भी कर सकते हैं और नियमित आंकड़े तैयार भी कर सकते हैं, यानी डेली बेसिस पे आपके जो डाटा होता है उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर डाटे को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी तो सबसे पहले अगर हम छोटे से एग्जाम्पल से समझें, तो अगर हम बात करें छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में अलग अलग क्या पढ़ाए जा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग वर्गों में रखा जा रहा है। वर्गीकरण का मीनिंग यहाँ पे हम समझते हैं पहले कि जो आपके स्कूल है, स्कूल के अंदर अलग अलग क्या किए जा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, उसी को फिर हम क्या कह देते हैं, क्लासिफिकेशन कह देते हैं, वर्गीकरण कह देते हैं। जैसे आपका मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, हिंदी हो गया, तो ये आपका सब्जेक्ट का क्या हो रहा है, एक वर्गीकरण हो रहा है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जो आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना, यानी मानसिक विकार जो होते हैं, उनको भी अलग अलग वर्गीकरण उसका किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, अलग तरीके से उसको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपका कौन सा विकार आता है, आपका आता है चिंता विकार। ठीक है, चिंता विकार जिसको हम इंग्लिश में एंजाइटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंजाइटी
के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, आपके चिंता विकार को। उसके बाद ऐसे ही आपका क्या आता है, मूड विकार आता है, जिसको हम मूड डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूड विकार यानी आपका मूड डिसऑर्डर। तो ये है आपके एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो आपका वर्गीकरण किया गया है ना मानसिक विकारों का, यानी आपके जो मेंटल डिसऑर्डर है, इस तरीके से हम उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। देन उसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, इलाज जो होता है, जो निदान होता है, फिर उसको हम करते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियर समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या हो रहा है, बार बार डर डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है, एग्जाम में बैठने से वो क्या कर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है एग्जाम देने से। तो अगर इसे हम सही तरीके से पहचाने तो ये हमें किस रूप में हमें देखने को मिलेगा, ये एंजाइटी के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसे बार बार किसी चीज़ की चिंता सता रही है, डर लग रहा है। तो ये क्या होगा, एंजाइटी के रूप में हम इसको क्या करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। फिर हम उसका निदान कैसे करेंगे, निदान यानी उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, क्या देंगे। तो अगर हम निदान की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई भी किसी भी इंसान को अगर एंजाइटी होती है, यानी डर लगता है किसी भी चीज़ को लेके, तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है। देन काउंसलिंग के बाद उसको थेरेपी दी जाती है। लेकिन अगर कोई भी इंसान सेम प्रोसेस क्या कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको ये समझे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो आलस है, आलसी है, तो इससे हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी उसके विकार को समझने में। अगर हम सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को समझ रहे हैं कि वो आलसी है या उसकी ये आदत है ऐसा करना, तो फिर उसको हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना, पहले हमने जाना वर्गीकरण। जैसा आपके स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है, अलग अलग नाम से रखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वैसे ही आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मानसिक विकार होते हैं, उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका चिंता विकार, एंजाइटी, मूड विकार यानी मूड डिसऑर्डर आता है। देन उसके बाद इस व्यवहार को पहचानने के बाद आपका क्या दिया जाता है, आपको थेरेपी या फिर आपकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, तो फिर हमने क्या जाना कि हम इसका निदान कैसे करेंगे। जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर को पहचानेंगे कि किसी स्टूडेंट के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जो आपका मेंटल डिसऑर्डर है वो कौन सा है, एंजाइटी है या मूड डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे। तो फिर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया, अगर कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम देने से डर रहा है, घबरा रहा है, तो दैट मीन्स कि उसको कौन सा विकार सता रहा है, चिंता विकार सता रहा है, यानी एंजाइटी का वो शिकार हो रखा है। तो हम एंजाइटी से उसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी एक काउंसलिंग करेंगे, उसको एक थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी इस प्रॉब्लम को बिना पहचाने ये सोचे कि वो तो आलसी है, वो तो इसी तरीके से बिहेव करता है, तो फिर उस स्टूडेंट की फिर हम क्या कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होता है, वर्गीकरण समझना होता है, क्लासिफिकेशन समझना होता है, आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके टाइप को पहचानना होता है कि कौन सा टाइप है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको क्या करना होता है, निदान देना होता है। तो ये था आपका मानसिक विकार और उसके वर्गीकरण। ठीक है, और किस तरीके से हम फिर निदान कर सकते हैं सही तरीके से, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं आपके विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पे क्या है कि आपका ना दो उसमें डिवाइड करा हुआ है, दो कैटेगरी में हम कह सकते हैं, दो प्रणालियों में, दो सिस्टम में आपका एक डिवाइड करा हुआ है। एक है आपका DSM और एक है आपका ICD। जो आपका DSM है वो क्या करता है कि ये दोनों ही प्रणाली जो है आपकी, ICD जो है आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज को दिखाता है, यानी वैश्विक स्तर पर, यानी पूरे विश्व के स्तर पर क्या करता है, आपकी जो बीमारियां होती हैं ये उसका क्लासिफिकेशन करता है कि अलग अलग बीमारियां आपकी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डिजीज होती हैं। देन उसके बाद जो आपका DSM आता है, ये है आपका गायनोलॉजिस्ट स्टैटिकल मैनुअल। ये क्या करता है, एक मानक तैयार करता है। ठीक है, ये दोनों जो आपके सिस्टम है ना, DSM और ICD, ये दोनों ही मिलकर क्या कर रही हैं, डॉक्टर को एक इजी वे दे रही हैं। यानी अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, तो डॉक्टर को एक सरल तरीके से उसका इलाज करने के लिए ये दोनों क्या करती हैं, दोनों ही सिस्टम आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें सामान्यता और असामान्यता को परिभाषित करने में कौन कौन सी समस्याएं आपकी आती है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे, सामान्यता यानी आपका बिहेवियर, ठीक है, सामान्यता और असामान्यता यानी जो आपका व्यवहार है वो सामान्य रूप से है या असामान्य रूप से है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम व्यवहार की बात करें तो सामान्यता तय करने के लिए कोई भी इसका एक स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कोई भी इसका एक मानक नहीं है। तो अगर इसे हम उदाहरण से समझें, अगर हम उदाहरण से समझें तो कोई भी स्टूडेंट है, वो कोई भी स्टूडेंट है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हर समय बिना किसी कारण के
वो क्या रह रहा है? उदास रह रहा है, ठीक है? उदास रह रहा है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ, बेचैन महसूस कर रहा है। उसे किसी भी काम में खुशी नहीं मिल रही है, तो ये क्या है? आपका एक मानसिक परेशानी है, जिसको हम पीड़ा या कष्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कब होता है? जब व्यक्ति लगातार क्या रहता है? डिप्रेस रहता है, तनाव में रहता है, उदासी फ़ील करता है, बेचैन महसूस करता है, तो ये आपका ये क्या कहलाता है? आपका मानसिक परेशानी कहलाता है, ठीक है? तो जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल से समझाया, ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि आपका किसी भी काम में मन ना लगना, ठीक है? काफ़ी समय तक उदासी बनी रहना, सैडनेस आपको फ़ील होना, किसी भी चीज़ को करके आपको खुशी ना मिलना, ये आपका किस में आता है? पीड़ा और कष्ट में आता है, जिसको हम मानसिक परेशानी के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका अनुकूलन की कमी। अनुकूलन की कमी की बात करें तो जब व्यक्ति का व्यवहार उसके काम, पढ़ाई या रिश्तों को नुकसान पहुँचाए, तब वो क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन की कमी कहलाता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर कोई भी व्यक्ति है, वो इतना डरता है कि वो स्कूल जाना या ऑफिस जाना ना बंद कर देता है, तो उसके जीवन में क्या बन जाती है? एक डिफिकल्टी बन जाती है, या उसके जीवन में ना जो सफलता की जो कह सकते हैं सफलता का जो रास्ता होता है, उसके अंदर एक बाधा बन जाती है, रोक बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके काम में, उसकी पढ़ाई में और उसके रिश्तों में जब उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहला रहा है? आपका अनुकूलन की कमी कहला रहा है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल से बताया कि कोई भी व्यक्ति है वो ऑफिस जाना क्या कर रहा है? डर की वजह से बंद कर रहा है। इतना डरता है कि उसने लोगों को एक तरीके से फेस करना ही बंद कर दिया है, लोगों के सामने जाना ही बंद कर दिया है। तो वो क्या है? उसके जीवन में एक बाधा बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद है आपका सांख्यिकीय विचलन। सांख्यिकीय विचलन यानी अ, अगर हम सांख्यिकीय विचलन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना लोगों के अंदर एक ऐसा व्यवहार पाया जाता है जो कम लोगों में पाया जाता है, ठीक है? और असामान्य होता है, मतलब जो व्यवहार होता है ना वो बहुत कम लोगों में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? असामान्य, उसे हम व्यवहार मानते हैं। उदाहरण से समझे तो अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, बिना किसी कारण के वो क्या कर रहा है? खुद से ही बात कर रहा है, खुद में ही रहता है, तो उसका जो ये व्यवहार है ना वो सामान्य व्यवहार से अलग माना जाएगा। सांख्यिकीय विचलन यानी कि वो जो व्यक्ति है वो खुद से ही, खुद के अंदर ही क्या कर रहा है? खुद से ही अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर रहा है, बात कर रहा है खुद से ही, तो वो क्या है? आपका सामान्य व्यवहार नहीं माना जाएगा, असामान्य व्यवहार माना जाएगा। अब आपका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? कि सामाजिक मानक दंडों का उल्लंघन। अगर हम सामाजिक मानक दंडों का उल्लंघन की बात करें तो समाज के नियम और परंपराओं से अलग व्यवहार करना, यानी जब भी कोई व्यक्ति जो समाज की जो रूल्स होते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, आपकी जो रिचुअल्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनके खिलाफ जब वो व्यवहार करता है तो उसे असामान्य माना जाता है, ठीक है? उसे क्या माना जाता है? असामान्य माना जाता है। जो भी आपकी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, जो भी आपके रिचुअल्स बनाए हैं, उसे क्या माना जाता है? असामान्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? कोई भी व्यक्ति है वो सार्वजनिक स्थान पे क्या कर रहा है? अपना एक अजीब सा ही व्यवहार दे रहा है, यानी पब्लिक प्लेस पे वो एक अजीब सा ही रिएक्ट कर रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है? असुविधा फील करा रहा है, यानी कि अनकंफर्ट फील करा रहा है सामने वाले व्यक्ति को। तो ये क्या है? आपका सामाजिक मानकों का उल्लंघन कर रहा है, यानी सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है? जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं रूल्स, नियम, रिचुअल्स, ये सब उनका वो क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। पब्लिक प्लेस पे आके एक अलग सा ही व्यवहार कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या माना जाएगा? आपका सामाजिक दंडों का उल्लंघन माना जाएगा। उसके बाद है आपका सामाजिक असुविधा। सामाजिक असुविधा जैसे मैंने भी आपको बताया कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो दूसरों को असहज यानी कि अनकंफर्टेबल कर दे, ठीक है? उसके बाद है आपका अप्रत्याशित व्यवहार। इसमें क्या होता है? अचानक और अजीब सी हरकतें जो व्यक्ति होता है वो करने लगता है, जैसे जोर जोर से हंसना, चिल्लाना, ठीक है? तो ये सारा जो आपका होता है वो अप्रत्याशित व्यवहार में आता है। उसके बाद है खतरनाक होना, यानी खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और साथ में दूसरों की भी नहीं करते, ठीक है? उनके पास आप देख लो कभी भी कुछ भी देखने को मिलता है। जैसे आजकल मेट्रो में ऐसा बहुत हो रहा है। मेट्रो में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब मिनट में एकदम से अपना आपा खो देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति इतना खतरनाक हो जाता है, वो खुद की परवाह को तो छोड़ ही देता है, साथ में वो सामने वाले को भी, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब आपके क्या है? मानसिक जो आपके विकार हैं, ये क्या बता रहे हैं? सारे जितने भी बिंदु अभी तक मैंने आपको बताए, जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सब क्या तय कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, जो उसका व्यवहार है वो सामान्य रूप से नहीं है। तो ये सारे के सारे संकेत मिलके क्या तय करते हैं कि व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपका
मानसिक विकारों का वर्गीकरण, यानी आपके जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसको क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो किस तरीके से हम देते हैं, ये जानते हैं। तो अगर हम मानसिक विकारों की बात करें तो मानसिक विकारों का जो क्लासिफिकेशन है, यानी जो वर्गीकरण है, वो उनकी पहचान पर और उनके इलाज के अनुसार ही करना आपका आसान होता है। यानी जो भी आपके मेंटल डिसऑर्डर है उसको अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा विकार है, कौन सा डिसऑर्डर है। उसके बाद ही आप उसे एक आसान तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आसान तरीके से आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अगर हम इसके प्रमुख प्रकारों की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहला आपका आता है श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपका कोई डिसऑर्डर नहीं होता, ठीक है। डिसऑर्डर है या नहीं है, सॉरी मैंने क्या बोला कि आपका जो श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण है ना, ये आपका विकार है या नहीं है, ये तय करता है। यानी जो पहला आपका टाइप है वो क्या बता रहा है कि किसी व्यक्ति के अंदर विकार है, डिसऑर्डर है या नहीं है। मानसिक रोग की इसमें क्या करते हैं, पहचान करते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। उसके बाद है आपका आयामी दृष्टिकोण। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपके सिम्टम्स होते हैं ना, जो लक्षण होते हैं मानसिक विकार के, डिसऑर्डर के, उसको हम देखते हैं कि वो कितनी तीव्रता से या फिर कम से ज्यादा स्तर पर उसको आंका जाता है। यानी हम ये चेक करते हैं, जो आपका आयामी दृष्टिकोण है इसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो व्यक्ति का जो मानसिक विकार है, यानी मेंटल डिसऑर्डर जो है, उसके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो कितनी तेजी से है या कितने कम स्तर पर है, इन सबको हम क्या करते हैं, उसमें मेजर करते हैं, आंकते हैं। उसके बाद है आपका प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप दृष्टिकोण आपका क्या है, ये आपको बताता है, एक आदर्श उदाहरण से बताता है कि आदर्श उदाहरण से आप मिलकर इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये थे आपके मानसिक विकार के 3 प्रकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानसिक विकारों के निदान संबंधित सांख्यिकीय मैनुअल का विकास, ठीक है। यानी आपके जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उनका जो निदान है और उनका जो एक सांख्यिकीय मैनुअल है, यानी कि एक हम कह सकते हैं जो डाटा है उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं सांख्यिकीय मैनुअल का जो विकास है वो किस तरीके से किया गया। अगर हम बात करें सांख्यिकीय मैनुअल की, तो इसको अमेरिकन साइक्रियाट्रिक एसोसिएशन यानी कि आपका APA ने क्या किया था, डेवलप किया था, बताया था। इसके अंदर आपके अलग अलग संस्करण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे संस्करण है ये जानते हैं। सबसे पहला आपका आता है DSM 1952, ठीक है। इसके अंदर पहला प्रयास किया गया था, यानी 106 इसमें क्या थे, आपके विकार शामिल थे। यानी सबसे पहले आपका जो संस्करण था, सबसे पहला DSM के थ्रू वो 1952 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसमें आपका पहला प्रयास में आपको ये समझ में आया था, ये बताया गया था कि जो आपके मानसिक विकार है यानी मेंटल डिसऑर्डर है वो कितने आपके मिले हैं। यानी इसमें 106 आपके विकार शामिल थे। दूसरा जो आपका इसका संस्करण था ये हुआ था 1968 में। इसके अंदर टोटल आपको 182 जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिले, जिसपे आपका जो वैज्ञानिक आधार जो था वो बहुत ज्यादा कमजोर पाया गया। यानी आपका जो साइंटिफिक दृष्टिकोण जो है वो उसमें कमी देखने को मिली थी। उसके बाद DSM थर्ड जो था आपका ये 1980 में हुआ था, जिसमें आपको एक स्पष्टता मानदंड दिए गए थे, यानी कि एक क्लैरिटी दी गई थी आपके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने के लिए, वो कितने रिलेबल है, कितने उसमें विश्वसनीयता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका DSM थर्ड वाला जो हमने अभी आपको बताया। उसके बाद है आपका DSM-4, ये आपका 1994 में, और DSM-4-TR ये आपका 2000 में आपका देखने को मिला, जिसमें आपकी रिसर्च पे ये रिसर्च बेस्ड था, यानी आपका शोध पे आधारित था, जिसमें आपको एक विस्तृत रूप देखने को मिला, विकारों का समझने को मिला कि किस तरीके से जो आपके मानसिक विकार है वो किस तरीके से हैं। तो इसमें इन्होंने क्या था, ये आपका एक रिसर्च बेस्ड था और इसमें एक विस्तृत रूप देखने को हमें मिला, यानी ब्रीफ में हमने इसमें समझा। उसके बाद है आपका DSM-5 2013, जिसके अंदर आपकी एक नवीनतम आयामी दृष्टिकोण को जोड़ा गया, यानी कि आपके इसमें नए दृष्टिकोण जो पर्सपेक्टिव थे नए वाले, उनको इसमें ऐड ऑन किया गया। तो ये था आपका DSM के अलग अलग जो संस्करण थे वो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, यानी जो आपके वैश्विक स्तर पे जो अलग अलग बीमारियां हैं, डिजीज हैं, रोग हैं, उनको हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी बीमारियां होती है ना, उसको कौन तय करता है, कौन तैयार करता है, ये आपका करता है WHO, यानी कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित एक संगठन बनाया गया है, जिसमें आपका विश्व भर में कितनी मौतें हो रही हैं, कितने उसमें बर्थ डेट है, ठीक है, कितने उसमें आपकी बीमारियां हैं, ये सब शामिल किया गया है। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व भर में, जैसे मैंने भी आपको बताया, कितनी बीमारियां हैं और कितनी मौतों का रिकॉर्ड है, ये सब कौन रखता है, आपका WHO। अब
मानसिक विकारों को भी इसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, यानी कि WHO के अंदर अब आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, कि वैश्विक स्तर पर हम ये पता लगाएंगे कि कितने आपके जो मानसिक विकार है, कितने लोग उससे क्या है, पीड़ित है, और कितने लोग पीड़ित नहीं है। इसका जो सबसे पहला नवीनतम संस्करण जो हुआ, ठीक है, सबसे पहला जो संस्करण था इसका, ये कब किया गया, आपका ICD-11 ये इसका नेम है, ठीक है, जिसको कब किया गया, 2018 से आपका 2022 तक इसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया, लागू किया गया। इसके अंदर जितने भी सभी देश जो थे उन्होंने क्या करा, इसको अपनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने देखा कि जो वैश्विक स्तर पे आपके जो मानसिक विकार है वो किस तरीके से पनप रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं हमें। उसके बाद है आपका DSM और ICD, ठीक है, DSM और ICD जो है, DSM क्या है, केवल आपका क्या करता है, मानसिक विकारों पर एक ये केंद्रित है, यानी आपके मेंटल डिसऑर्डर पर ये सेंटर्ड है, ठीक है, जो कि अमेरिका में इसका उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। उसके बाद है आपका ICD क्या कर रहा है, आपकी बीमारियों का क्लासिफिकेशन कर रहा है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। DSM आपका सशुल्क है, और जबकि आपका ICD निशुल्क है, यानी ध्यान से समझेंगे, इधर कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपका DSM है वो क्या है, आपका मेंटल डिसऑर्डर पे बेस्ड था, जो किसने दिया था, अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद जो आपका ICD है, इसमें आपकी सभी बीमारियों पे जो क्लासिफिकेशन है बीमारियों का, डिजीज का, इसको देखा गया था कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, यानी पूरे वर्ल्ड में कितनी बीमारियां हैं उनको किस तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं, किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद है आपका DSM जो है आपका सशुल्क है, यानी इसकी जो है फीस है, जबकि आपका जो ICD है ये आपका निशुल्क है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। अब हम इसके सारांश को समझते हैं। अगर हम इसके सारांश यानी निष्कर्ष की बात करें इस यूनिट की, तो ये यूनिट हमें क्या कर रही है कि सामान्यता और असामान्यता तय करना आसान नहीं होता, बल्कि इसके हमें क्या देखने पड़ते हैं, सांकेतिक देखे जाते हैं। मानसिक विकारों का वर्गीकरण, इलाज और शोध के लिए आपका जरूरी होता है। DSM और ICD दोनों ही आपके प्रमुख मैनुअल है, जिनका उपयोग करके हम मानसिक विकारों का निदान हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो DSM है वो अधिकतर आपका अमेरिका में है, जबकि ICD जो है आपका वो पूरी दुनिया में उसका क्या है, प्रयुक्त उसको किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आपका सही निदान और वर्गीकरण से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य जो सेवाएं है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें बेहतर हो सकती है, उसमें सुधार आ सकता है, यानी कि जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ICD और DSM दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपका एक सही निदान यानी आपको एक सही इलाज प्रदान कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर का, और आपके जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरीके से आप बच सकते हैं विकारों से, ये भी आपको बताता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 1 का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, अब हम इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके कारण है, कारक है मानसिक विकारों को, हम किस तरीके से नैदानिक उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना से पढ़ते हैं। प्रस्तावना जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो था वो आपका किस पे था, पूरा मेंटल डिसऑर्डर को हमने समझा कि वो क्या होता है, और उसके वैश्विक स्तर पर आपका जो ICD है वो किस तरीके से कार्य करता है और बीमारियों का पता लगाने में आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ जो आपका DSM था वो आपका मानसिक विकारों से संबंधित था, जिसकी आपकी फीस जो थी वो सशुल्क था, यानी कि उसकी फीस भी आपको उसमें देखने को मिलती है, जबकि जो आपका WHO के थ्रू जो ICD बनाया गया था वो आपका निःशुल्क था, यानी फ्री था। तो ये तो हमने समझा कि आपके जो प्रमुख 2 संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो आपके मानसिक विकारों को और बीमारियों को पहचानने में आपकी मदद कर रही हैं। अब यूनिट नंबर 1 का जो सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपके जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कैसे पनपते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका इंट्रोडक्शन। मानसिक विकार क्या है, केवल एक कारण से नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, संयुक्त प्रभाव से ही आपके जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। यानी आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो सिर्फ एक ही कारण से नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जब बहुत सारे कारण एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे कारक एक साथ मिलते हैं, तो आपका संयुक्त प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, सबसे पहला है आपका जैविक, जिसको हम बायोलॉजिकल, ठीक है, कारण के नाम से जानते हैं। मनोवैज्ञानिक है यानी साइकोलॉजिकल। उसके बाद है आपका सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशो कल्चर। ये तीनों ही इनका क्या होता है, योगदान होता है किसी भी मानसिक विकार को उत्पन्न करने में। अलग अलग व्यक्तियों में इसका जो कारण है ना उसी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, किसी में ये हैवी होते हैं बहुत ज्यादा और किसी में बहुत कम होते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैविक, जैसा मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिकल कारण होते हैं जो हमें
जेनेटिक मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक जो आपका साइकोलॉजी होता है, और सामाजिक कल्चर जो आपका होता है वो भी होता है। अब हम बात करते हैं आपका डायथिसिस तनाव मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल क्या हमें बताता है, ये मॉडल हमें बताता है कि कोई भी आपका जो मानसिक विकार है उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, क्या बताता है ये मॉडल हमें कि आपका अगर कोई मेंटल आपको डिसऑर्डर है तो उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहला है आपका डायथिसिस, और क्या करता है ये आपका, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व प्रवृत्ति संवेदनशीलता। यानी जो आपका ये है, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको आनुवंशिक रूप से और जैविक रूप से कमजोरी देखने को इसमें मिलती है। उसके बाद है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको डिप्रेस फील होता है, एक प्रेशर फील होता है, दबाव आपको फील होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी बाहरी परिस्थितियों पे आधारित होता है। जैसे आपके ऊपर जॉब का प्रेशर है, ठीक है, रिश्तों के अंदर अगर समस्या है तो उससे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तनाव फील हो रहा है, तो ये सब आपको स्ट्रेस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है केवल प्रवृत्ति होने से ही विकार नहीं होगा जब तक भारी तनाव ना हो। यानी केवल आपको प्रवृत्ति से ही आपको पहचानने में विकार नहीं होगा जब तक आपको भारी रूप से तनाव ना हो। ठीक है, ये मॉडल क्या करता है, आपको जीन को और आपके पर्यावरण को पारस्परिक क्रिया को समझाता है। यानी कि जेनेटिक और एनवायरमेंट रूप से, यानी आपका जो डिप्रेशन है, जो मानसिक विकार है, ठीक है, उसके अंदर आपके दो दो ही बिंदु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है आपका जेनेटिक, ठीक है, जो आपको अपने माता पिता से मिलता है। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका पर्यावरण। ठीक है, जीन को हम हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको और इसको मिला के ही आपका कोई भी मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, पनपता है। यानी कि ये मॉडल हमें क्या दिखा रहा है कि इसमें आपका जीन और पर्यावरण दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशन है, किस तरीके से परस्पर क्रिया जो है होती है, वो समझाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैविक दृष्टिकोण और जैविक कारक। अगर हम जैविक दृष्टिकोण की बात करें, यानी कि जो आपका क्या है, अनुवांशिक कारक जो है पहला, यानी कि जेनेटिक फैक्टर। अगर हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें आपके मेंटल डिसऑर्डर में, तो वो कौन से होते हैं, ठीक है, अनुवांशिक विकार आपके कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो परिवार और जुड़ाव, बच्चों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि मानसिक विकारों में जीन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। ठीक है, जीन की भूमिका की अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार से होती है, तो अगर हम जीन की भूमिका की बात करें तो आपका जो जेनेटिक रूप जो है, ठीक है, परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका जो जुड़ाव होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है पेरेंट्स से। ठीक है, तो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। जुड़ाव होने के कारण हमें ये स्टडी करने को मिलता है कि जो बच्चों के अंदर कोई भी जो मानसिक विकार है या नहीं है, ठीक है, ये भी पहचानने में हमें मदद मिलती है। जीन की भूमिका क्या होती है कि अगर पेरेंट्स के अंदर पहले से ही कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो संभावना आपकी बढ़ जाती है कि वो बच्चों के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। तो जीन की और आपकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है किसी भी बच्चे के अंदर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर पनपने में। ठीक है, उसके बाद है आपका न्यूरो असंतुलन। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर आपका डोपामाइन होता है, उसके बाद सेरोटोनिन होता है जिसको हम उसके बाद फिर आपका है जीएबीए, उसके बाद है नॉर एड्रिनल जैसे रसायन की गड़बड़ी होने के कारण भी आपका जो मानसिक विकार है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर है आपका मस्तिष्क की संरचना असामान्य होना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो मस्तिष्क के अंदर जो आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं या कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो ना एक तरीके से सिकुड़ी हुई मिलती है। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होती। तो ये भी आपका क्या है, एक कारण बन जाता है मानसिक विकार उत्पन्न करने का। ठीक है, जैसे आपका जोफ्रियन मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में क्या होता है, आपका सिकुड़ना होता है। यानी सिक्रेफिन जॉक्सिन में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आपका ब्रेन होता है उसकी जो नर्व्स होती है उसमें आपको सिकुड़न देखने को मिलती है। यानी कि सारी की सारी नसें एक जगह पे आके झुंड बना लेती है, सिकुड़ जाती है। तो इससे भी आपका मानसिक विकार जो होता है उत्पन्न होता है। उसके बाद है आपका एंड्रोक्राइन सिस्टम। एंड्रोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें आपका जो हार्मोनल इनबैलेंस है, ठीक है, हार्मोनल जो असंतुलन है, ये भी क्या करता है, कई बार आपके मानसिक विकारों को प्रभावित करता है। उसके बाद है आपका संक्रमण और चोट। गर्भावस्था या जन्म के समय मस्तिष्क पे अगर क्षति होती है, ठीक है, चोट लगती है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, इससे भी आपका क्या होता है, मानसिक विकार जो होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो संक्रमण और चोट के कारण भी आपको मानसिक विकार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, अब मानसिक विकार के अंदर आपका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है कि बचपन के दबी हुई कुछ ऐसी इच्छाएं होती है, कुछ ऐसे आघात विकार होते हैं जो आपका क्या बनते हैं, कारण बनते हैं आपका मानसिक विकार उत्पन्न करने में। ठीक है, यानी बचपन के अंदर कई बच्चों को देखते हैं कि कई बच्चों की जो ऐसी विशेष होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो आगे चल के वो क्या बनती है, एक मानसिक विकार को जन्म दे देती है। ठीक है,
उसके बाद है आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण जिसमें आपका अनुचित आदतें, जिसको हम बिहेवियर के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो आपकी जो अनुचित आदतें हैं, यानी आपकी जो अच्छी आदतें नहीं है या आपको जो व्यवहार सिखाए गए हैं, उनके कारण भी आपके जो विकार हैं कई बार प्रभावित होते हैं और पनपते हैं। उसके बाद है आपका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, यानी आपका कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव। क्या होता है कि इसके अंदर मानसिक विकार किस तरीके से प्रभावित होते हैं, उन्हीं के कारण हमारी जो गलत सोच है, गलत सोच की जो पैटर्न है, ठीक है, नकारात्मक नकारात्मक विकार भी इससे आपके बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका वो मानवतावादी दृष्टिकोण है। मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर आपका आत्म विकास में क्या होती है, बाधाएं बनती हैं और उनको क्या बनती है, अस्वीकृतियां विकार के रूप में हमें देखने को उसमें मिलती हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में आपकी जो एक गलत सोच का जो पैटर्न है, जैसे नकारात्मक सोच, कई लोगों के अंदर ना नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं किसी भी चीज को लेके, तो ये भी क्या कर रहा है, एक तरीके से सकारात्मक जो आपका कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव है, ये क्या कर रहा है, आपकी गलत सोच की पैटर्न को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका जो विकार है वो भी बढ़ता है। उसके बाद है मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसके अंदर आपका आत्म विकास जो होता है ना, सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है, उसके अंदर जितनी भी आपकी बाधाएं आती हैं, ये भी क्या करती है, आपके विकार को, मानसिक विकार के अंदर उत्पन्न करती है आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आपका गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी हमें तनाव और अवसाद हमारे अंदर क्या कर लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, यानी आपका स्ट्रेस और आपका डिप्रेशन क्या कर लेता है, आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी भी, कई बार आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे कि कई आधे से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी से और बेरोजगारी से ग्रस्त है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक स्ट्रेस और एक अवसाद देखने को मिल रहा है, यानी डिप्रेशन उनके अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद है आपका सामाजिक भेदभाव और कलंक। कई बार ऐसा होता है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ऐसे भेदभाव होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो नकारात्मक, उसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक एक तरीके से हम सोच हमारी हो जाती है सामाजिक भेदभाव के कारण। और कलंक भी कई बार ऐसे होते हैं, ठीक है, कलंक के कारण भी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। उसके बाद है पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल की बात करें तो इसके कारण भी आपके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं टूटे हुए, जिसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर भी उसकी तरफ, अगर उन रिश्तों की तरफ से हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, सुधार ना मिले, रिश्तों को सुधारने में अगर हम कोशिश करें, सुधार ना मिले, तो इससे भी हमारे अंदर एक स्ट्रेस या तनाव हम कह सकते हैं उत्पन्न होता है। हिंसा और असुरक्षा, यानी कई बार ऐसा होता है परिवार के अंदर हमें ऐसा माहौल भी देखने को मिलता है जहाँ पे कई कई पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हिंसा देखने को मिलती है, जिसमें हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, एक मानसिक विकार को उत्पन्न करने में आपकी क्या होता है, बढ़ावा देता है, मतलब मानसिक विकार को भी ये प्रभावित करता है। इसी की वजह से भी हमारे अंदर तनाव और आपका अवसाद हो सकता है। उसके बाद है संस्कृति। किसी भी समाज में जो व्यवहार होता है ना वो सामान्य होता है, लेकिन दूसरों में उसे असामान्य माना जा सकता है। यानी कि अगर, जैसे मैंने भी आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया कि समाज के जितने भी रूल होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के जितने भी नियम होते हैं, रूल होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सभी लोग उसे अपनाते हैं, मानते हैं, ठीक है, वो व्यवहार आपका क्या कहलाएगा, सामान्य कहलाएगा। लेकिन वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों पे, ठीक है, और उसके हम कह सकते हैं रिचुअल्स पे अगर वो आवाज उठाता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो वो व्यवहार जो होगा वो आपका दूसरे व्यक्ति के लिए असामान्य कहलाया जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति का फिर वो जो व्यवहार होगा वो असामान्य होगा, नॉर्मल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन क्या है। अगर हम मूल्यांकन की बात करें, ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है आपका, मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो आपका मानसिक विकार है उसके क्या कारण है, उसके लक्षण कैसे हैं, उसका स्तर कैसा है, उसको एक हम क्या करते हैं, उसमें एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। यानी आपका जो मूल्यांकन है, असेसमेंट जो है, इसमें हम क्या, किस चीज को असिस्ट कर रहे हैं, किस चीज को असेसमेंट कर रहे हैं, आपका मेंटल डिसऑर्डर के कौन कौन से ऐसे कारण है, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका जो स्तर है। जैसा मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया कि जो स्तर में आप क्या देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उस विकार का जो स्तर है वो कैसा है, ज्यादा है, लक्षण ज्यादा है, ठीक है, प्रभावित ज्यादा हो रहा है उन विकारों से, डिसऑर्डर से, या कम हो रहा है। तो मूल्यांकन हम किस तरीके से करते हैं, आपका मेंटल डिसऑर्डर में हम इन सारी चीजों की एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, एक सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं, उसी को हम यहाँ पे मूल्यांकन कहते हैं। अगर आप मेंटल डिसऑर्डर के बारे में प्रॉपर उसके कारण जान रहे हैं, उसके सिम्टम्स को पहचान रहे हैं, उसके स्तर को देख रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। यही क्या कहलाता है, आपका व्यवस्थित अध्ययन भी कहलाता है। अब जो आपका मूल्यांकन है, ये क्यों करते हैं हम,
मेंटल डिसऑर्डर में क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की यानी उद्देश्य की बात करें तो इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से आप इसका निदान कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं मानसिक विकार की, मेंटल डिसऑर्डर की, और साथ ही साथ आप इसका किस तरीके से इलाज भी कर सकते हैं, यानी इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में हमें जो मूल्यांकन है वो मदद करता है। क्योंकि हमने मूल्यांकन में क्या करा कि मेंटल डिसऑर्डर के कारण पहचाने, लक्षण पहचाने, प्रॉपर स्टडी करिए उसके बारे में, और फिर हम क्या मिल रहा है इसका उद्देश्य कि हम किस तरीके से इसका इलाज कर रहे हैं, किस तरीके से निदान कर रहे हैं। उसके बाद है आपका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। अगर हम मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की बात करें तो हम किस तरीके से करेंगे मूल्यांकन, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें हम व्यक्ति से बातचीत करेंगे, पहचानेंगे किसी व्यक्ति के अंदर की कौन सा विकार है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उसका स्तर कैसा है। तो मूल्यांकन मैंने भी आपको बताया। अगर हम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो आप किस तरीके से साइकोलॉजिक रूप से कर सकते हैं मूल्यांकन। तो पहला क्या है आपका साक्षात्कार, यानी जिसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सबसे पहला चरण होता है जिसमें जो आपका पेशेंट होता है ना, जिसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, अगर उसके अंदर आपको ये पहचानना है कि वो उसको किस प्रकार का डिसऑर्डर है, किस तरीके का मानसिक विकार है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। इंटरव्यू में ये नहीं कि आप अलग ही लेवल का जो इंटरव्यू जैसे जॉब पे होता है इस लेवल का इंटरव्यू नहीं, हम उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर उन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी जानने के लिए। जैसे हम उससे पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, ठीक है, उसका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरीके से हम उसका क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, उससे बातचीत करेंगे, और उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, एक स्वयं रिपोर्ट प्रश्नावली यानी सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे, क्वेश्चनरी रेडी करेंगे, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन रखेंगे उसके उससे रिलेटेड, ठीक है, कि आपको क्या करना पसंद है, आपका जो आप क्या बनना चाहते हैं, आप कौन है, इस तरीके के हम एक सेल्फ रिपोर्ट रेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यवहारिक मूल्यांकन, जिसमें आप क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कि उसका जो पेशेंट जो है, जो रोगी जो है, उसका व्यवहार हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, पहचानेंगे कि किस तरीके का उसका व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है या नहीं है, ठीक है, या फिर उसका जो व्यवहार है वो असामान्य रूप से है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिहेवियर असेसमेंट में हम पहचानेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है। उसके बाद है आपका संज्ञानात्मक मूल्यांकन। इसमें हम क्या करेंगे, उसका कॉग्निटिव असेसमेंट करेंगे, किस तरीके से कि वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से समझ रहा है, उसके याद रखने की जो क्षमता है वो कैसी है। इन सारी चीजों की हम क्या करेंगे, फिर उसमें जांच करेंगे। तो ये आपका आता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन के अंदर, जिसको हम कॉग्निटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल मूल्यांकन। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोबायोलॉजिकल मूल्यांकन के अंदर जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, आपका जो ईईजी जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो होता है, यानी ईईजी, ये क्या है, आपका मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को क्या करता है, मापता है, ठीक है। माइंड के अंदर आपके जो न्यूरो सिस्टम जो है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके हम कह सकते हैं जो मैसेज जो जा रहा है, जिससे आप न्यूरो सिस्टम के अंदर आपका जो ईईजी जो होता है न्यूरोबायोलॉजिकल में, हम इससे ये पता लगाते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की जो सोच है वो किस तरीके से वो सोच रहा है, कितनी देर में उसके माइंड में ये मैसेज पहुंच रहा है, किस कैसे वो समझ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नापते हैं। उसके बाद आता है आपका सिटी स्कैन, जिसको हम एमआरआई या एफएमआरआई के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका जो मस्तिष्क है उसकी संरचना और उसके कार्य को देखा जाता है। फिर है आपका पीईटी स्कैन, जिसके अंदर हम मस्तिष्क की सभी सक्रिय हिस्सों को क्या करते हैं, पहचानते हैं कि जो उसके अलग अलग जो हिस्से हैं ब्रेन के जो, ठीक है, वो सक्रिय है, एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद है आपका न्यूरोकेमिकल जांच, जिसके अंदर हम न्यूरोट्रांसमीटर का अध्ययन करते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरी यूनिट का सारांश की। अगर हम बात करें, यानी कि आपका जो निष्कर्ष है वो क्या कहता है कि मानसिक विकार कई कारकों से मेल से ही उत्पन्न होता है। यानी सारांश क्या बोलता है कि जो आपके जितने भी मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, मानसिक विकार जो होते हैं, वो कई कारकों से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। जिसमें आपका डायथेसिस तनाव मॉडल जो बताता है, आपको क्या बताता है कि इसमें आपके जो विकार है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उससे तनाव कैसा हो रहा है। उसके बाद है आपका जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक। अगर हम इन तीनों दृष्टिकोण की बात करें तो ये भी हमारे क्या थे, महत्वपूर्ण थे, जिसमें हमने जाना कि जेनेटिक रूप से किस तरीके से होता है, फिर आपका साइकोलॉजिकल रूप से, और उसके बाद आपका सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी हमने ये तीनों दृष्टिकोण को, प्रोस्पेक्टिव को जाना, और जो आपके जरूरी भी है। उसके बाद हमने जाना कि आपका जो नैदानिक मूल्यांकन है, इसका जो मनोवैज्ञानिक और आपका न्यूरोलॉजिकल जो आपका परीक्षण है वो भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है।
किस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल भी आपका जो परीक्षण होता है वो ज़रूरी होता है। फिर हमने जाना कि सही मूल्यांकन से ही हम क्या कर सकते हैं, सही निदान और सही उपचार पा सकते हैं। यानी आपका जो भी मैंने अभी आपको असेसमेंट बताए, ठीक है? जो असेसमेंट मैंने आपको बताए उससे हमें क्या पता चला कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है? हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 1 जिसके सभी चैप्टर को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएँगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।